मेरे प्यारे छात्रों, आज का मेरा चैप्टर है द्विघात समीकरण। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 4.1 में। जो आपकी प्रश्नावली 4.1 है, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें प्रत्येक क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताना है कि इनमें कौन कौन से प्रश्न यानी कौन कौन से क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण में हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर। मेरा पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x-3। अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले इनको a+b के होल स्क्वायर पर खोलते हैं। तो a² + b² + 2ab, फिर 2 से इस अंदर मान में गुणा करते हैं तो 2x और 2 6। फिर अब हम इन दोनों मानों को इधर पक्षांतर करते हैं। तो x² + 2x फिर +1, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस में -2x, फिर इधर -6 है, इस बराबर का इधर आएगा तो +6। अब कुछ नहीं तो इधर 0, फिर हमारा -2x + 2x कैंसिल, फिर x² 6 और 1 7 बराबर 0। हमने देखा कि इस क्वेश्चन की जो अधिकतम घात है, इनको हल करने पर हमको तो पूरा मान यही मिला, लेकिन इस क्वेश्चन में जो अधिकतम घात 2 है, तो जब इस क्वेश्चन में अधिकतम घात 2 है तो यह मेरा जो सवाल है द्विघात समीकरण में है। हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, x² - 2x बराबर -2 कोष्टक में 3 - x। अब हमें इनको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण में है। तो कर लीजिए कैलकुलेट। x² फिर -2x, फिर गुणा करते हैं 2 3 6 और फिर +2x, फिर माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 2 में x से 2x। फिर अब हम इन दोनों मानों को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। इधर +2x से इधर आएगा तो -2x, इधर -6 इधर आएगा तो +6 बराबर 0। फिर x² -2x और -2x -4x +6 बराबर 0। फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इनमें भी इनका अधिकतम घात हमको मिलता है 2। तो जब हमारे क्वेश्चन में अधिकतम घात 2 मिलता है तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण में है। द्विघात समीकरण है। फिर अब हम तीसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तो जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि x - 2 फिर उसके बाद कह रहा है कि x+1 फिर बराबर, फिर कह रहा है कि कोष्टक में x-1 और फिर x+3। अब हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताना है कि ये हमारे जो 3 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। करते हैं कैलकुलेट। x में x से गुणा करेंगे
एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से 1 में गुणा करेंगे तो एक्स, फिर इनमें इनसे गुणा करेंगे -2x, और फिर माइनस के 2, फिर इधर गुणा कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x, फिर इनसे इनमें गुणा करते हैं, फिर इनमें गुणा करते हैं -3। अब हम पहले करते हैं कि -2x में से एक x घटाएंगे तो हमको बचेगा 1x -2, फिर एक्स स्क्वायर, फिर 3x में से एक x घटाएंगे तो हमारा होगा 2x, फिर -3। अब हम इन तीनों मानों को इधर पक्षांतर करते हैं, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, फिर हमारा इधर पहले से है -x और इधर +2x है, इधर आएगा तो -2x, इधर -2 और फिर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 0। तो हम ये देखते हैं कि इधर हमारा -x² और ये प्लस का ये हमारा कैंसिल, फिर -2x और -x -3x, और फिर +3 में से हम -2 घटा देते हैं तो हमारा होगा +1। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम ये देखते हैं कि जो हमारा चर राशि x का जो पावर है कुछ भी नहीं है तो 1 हम मानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें द्विघात समीकरण में होने के लिए हमारा x का जो पावर होगा अधिकतम 2 घात होना चाहिए, लेकिन हमारा x का जो पावर है 1 घात है, इसलिए जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हमारा द्विघात समीकरण में नहीं है। हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण में नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन, यानी 3 नंबर तो हमारा हो गया, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? तो 4 नंबर है x - 3 और फिर 2x + 1। ये हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन था हमारा x - 3 फिर 2x + 1 फिर बराबर x कोष्टक में x + 5, x कोष्टक में x + 5। अब हमें इनको सॉल्व करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। कर लीजिए कैलकुलेट। x में x से गुणा करेंगे यानी 2x में तो 2x², फिर प्लस इनमें इनसे गुणा करेंगे तो हमारा होगा x, फिर इनसे गुणा करेंगे तो 3 दूना का 6x, फिर 3, फिर इनसे गुणा करते हैं x² + 5x, फिर इधर पक्षांतर कर लेते हैं x² - x² प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, फिर -6 में से हम एक x निकालते हैं तो माइनस का 5x, फिर इधर +5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5x, और फिर माइनस का 3 बराबर 0। फिर हमारा 2x² में से एक x² निकाल देंगे तो हमारा होगा 1x² -5x और -5x -10x -3 बराबर 0। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस मेरे क्वेश्चन में अधिकतम घात 2 है, तो अतः हमारा क्वेश्चन क्या होगा? द्विघात समीकरण में होगा। द्विघात समीकरण है। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन है, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है 2x - 1, उसके बाद कोष्टक में x - 3 बराबर x + 5 और फिर x - 1। अब हमें इस क्वेश्चन को बताना है कि क्या ये मेरे क्वेश्चन द्विघात समीकरण में है। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। कर लीजिए कैलकुलेट। फिर 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x², फिर 2x से 3 में यानी 2 × 3 = 6,
6x, फिर -x और फिर माइनस माइनस प्लस का 3, फिर गुणा करते हैं x² -x प्लस का 5x और फिर -5 कर लेते हैं। तो 2x² फिर -6 और -x माइनस का 7x प्लस 3 फिर बराबर x², 5x में से 1x निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 4x -5। इधर पक्षांतर कर लेते हैं। फिर हमारा होगा 2x² -7x और प्लस 3, इधर पक्षांतर करेंगे तो -x² माइनस का 4x माइनस इधर आएगा तो प्लस के 5 बराबर 0। फिर अब हमारा होगा 2x² में से हम 1x² घटा लेंगे तो हमारा होगा x²। अब -7x और -4x -11x और फिर +3 और +5 +8। तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में भी हमारा अधिकतम घात 2 है, अतः ये मेरा क्वेश्चन द्विघात समीकरण में है। लिखिए फिर अब हमारा होगा क्वेश्चन 6 नंबर। तो जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर। अब हमें इनको जांच करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो हम लोग करते हैं कैलकुलेट। x² प्लस 3x प्लस 1, इनको हम a - b के होल स्क्वायर पर खोल लेते हैं। a² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और -2 दूना का 4x। अब हम पक्षांतर कर लेते हैं तो फिर x² प्लस 3x प्लस 1 इधर आएगा तो हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, और इधर माइनस में तो प्लस में बराबर 0। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा ये मान कट जाता है, ये -x², ये +x²। फिर अब हम करते हैं कि 4x और 3x 7x, फिर -4 में से +1 घटाते हैं तो -3। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो अधिकतम घात है हमारा 2 नहीं है, तो अतः ये द्विघात समीकरण में नहीं है। फिर हम अगला देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। तो जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, x + 2 का होल क्यूब और 2x कोष्टक में x² - 1। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x² - 1। अब हमें इनको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको a + b के होल क्यूब के सूत्र पर खोलेंगे। तो हमारा a³ फिर प्लस b³ फिर प्लस 3ab 3ab कोष्टक में a + b बराबर गुणा करेंगे 2x³ और फिर -2x करते हैं कैलकुलेट। इधर हमारा x³ हो गया, फिर 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 8 और 3 दूना का 6x, 6x में x से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 6x² और फिर 6 दूना का 12x
फिर 2x³ फिर इतना। फिर इन दोनों मानों को हम पक्षांतर कर लेते हैं। x³ फिर +8 फिर +6x² प्लस 12x इधर करते हैं तो हमारा होगा 2x³ अब फिर +2x। तो हम करते हैं कि -2x³ में से एक x³ घटाते हैं तो हमारा बनेगा माइनस का x³। फिर हमारा 6x² फिर 12 और 2 14x और हमारा बनेगा प्लस का 8 = 0। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो अधिकतम पावर है 3 घात है। तो मेरा जब 3 घात होगा तो हमारा ये मान हो जाएगा त्रिघातीय समीकरण, लेकिन हमको ढूंढना है द्विघातीय समीकरण। तो इसलिए ये भी मेरा द्विघात समीकरण में नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां। तो मेरा 8वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, x³ - 4x² - x + 1। x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। अब हम इनको कैलकुलेट करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो हम लोग करते हैं इनको। हम इनको a - b के होल क्यूब पर खोलते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है a³ - b³ -3ab कोष्ठक में a - b। ये हमारा हो गया। फिर करते हैं हम। फिर x³ फिर 8 फिर 3 दूना का 6, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6x²। अब फिर माइनस माइनस प्लस 6 दूना का 12x, हमारा हो गया 12x। फिर अब हम इन सभी मानों को पक्षांतर कर लेते हैं तो हमारा होगा x³ - 4x² - x + 1। इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा होगा x³ प्लस 6x² माइनस का 12x अब प्लस का 8 बराबर 0। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा ये और ये मान माइनस और प्लस में तो कट जाएगा। फिर प्लस 6x² में से -4x² घटा देंगे तो हमारा होगा 2x²। फिर हमारा -12x और -x माइनस का 13x। फिर हमारा होगा 8 और 1 9 बराबर 0। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि मेरा अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण में है। द्विघात समीकरण में है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि बस आप द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमको इस क्वेश्चन को हल नहीं करना है, बस द्विघात समीकरण के रूप में बना करके हमको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, लेकिन क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में
चौड़ाई की 2 गुना से एक अधिक है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि भूखंड की जो चौड़ाई है x मीटर है। माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। तो जो भूखंड की लंबाई हमारी है चूंकि भूखंड की लंबाई जो भूखंड की हमारी लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी से एक अधिक है। जो हमारी भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी से एक अधिक है। लेकिन भूखंड का क्षेत्रफल हमारे हैं 528 वर्ग मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल है हमारा है 528 मीटर स्क्वायर है। तब हमारा भूखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारी जो लंबाई है 2x + 1 है और जो चौड़ाई है वो x है। किनके बराबर होगा? भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर, यानी 528 के बराबर होगा। 528 फिर x से गुणा करेंगे तो 2x², फिर x से 1 में गुणा करेंगे x बराबर 528। इधर पक्षांतर कर लेंगे 2x² + x - 528 = 0। यही हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण 2x² + x - 528 = 0 इस क्वेश्चन का जो हमारा होगा अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा। फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने पहला माना धन पूर्णांक x, माना पहला धन पूर्णांक बराबर x और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक, चूंकि दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x + 1 और दोनों का गुणनफल हमारा है 306। पूर्णांकों का गुणनफल जो हमारा है 306। तो हमारा दो पूर्णांक है, एक x है और एक x + 1 है, = 306। गुणा कर लेते हैं। x² + x बराबर
306। इधर हम पक्षांतर कर लेते हैं, बराबर 0। तो अतः अभिष्ट हमारा द्विघात समीकरण यही होगा हमारा। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 इजकल टू 0 हमारा होगा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। तो जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रोहित की माँ उससे 26 बरस बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 बरस पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहित की वर्तमान आय ज्ञात करनी है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमने माना कि रोहित की वर्तमान उम्र x बरस है। 3 नंबर क्वेश्चन, माना रोहित की वर्तमान आयु बराबर x बरस, और जो रोहित की माँ है रोहित से 26 बरस बड़ी है, यानी रोहन है। रोहन, चलिए रोहन मान लीजिए। रोहन की माँ की वर्तमान आय, आय बराबर x प्लस 26 बरस। तीन बरस बाद रोहन की आय तथा उसकी माता की आय, तीन बरस बाद रोहन की आयु हमारी होगी 3 बरस बाद। अगर आप बताइए कि अगर वर्तमान में जो रोहन है x बरस का है, तो साफ बात है कि 3 बरस बाद रोहन की आयु जो होगी x प्लस 3 बरस होगी, और 3 बरस बाद रोहन की माँ की उम्र, जो होगी x। अगर वर्तमान में रोहन की माँ की उम्र है x प्लस 26 बरस, तो 3 बरस बाद रोहन की माँ की उम्र होगी 26 में 3 जोड़ेंगे तो हमारी हो जाएगी 29 बरस। जो 3 बरस बाद रोहन की माँ हो जाएगी x प्लस 29 बरस की। लेकिन कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 360 है। तो कर लेते हैं। रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल, रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल बराबर x प्लस 3 और x प्लस 29, दोनों के आयु का जो गुणनफल है हमारा है 360। कर लेते हैं गुणनफल। x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस गुणा करते हैं तो 3 27
और 3 दूना का 6, 6 और 2 8 बराबर 360। तो अब हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32 एक्स प्लस 87। अगर हमारा इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। अब हम घटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण हमारा यही होगा। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, यानी इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा हमारा यही होगा। अब जो हमारा है क्वेश्चन, अंतिम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम कर लेते हैं रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात। हम मानते हैं कि जो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारा अंतिम यानी 4 नंबर क्वेश्चन है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और निर्धारित दूरी 480 किलोमीटर। जो हमारी निर्धारित दूरी है वो है हमारी 480 किलोमीटर। तो एक हमारा सूत्र होता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अब हमें पता करना है कि 480 किलोमीटर दूरी को एक समान चाल से तय करती है। तो अब हमें पता करना है कि 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय बराबर 480 बटा x घंटा। एक 100 घंटा 480 बटा x घंटा। यदि रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है
कम होती है अर्थात चाल, जो चाल हमारी होगी x-8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, प्रति घंटा होगी। तब हमारा लगा समय बराबर, तब हमारा लगा समय बराबर 480/x-8 घंटा। तब जो हमारा होगा, तब उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। उसी दूरी को तय करने में जो रेलगाड़ी है 3 घंटा अधिक समय लेती है। तब प्रश्नानुसार हमारा होगा 480/x-8 माइनस 480/x बराबर 3। अब हम करते हैं आगे, इन दोनों का लसा लेते हैं। तो हमारा लसा होगा x कोष्टक में x-8 480x माइनस 480 कोष्टक में x-8 बराबर 3। अब हम आगे करते हैं कैलकुलेट। अब जो हमारा आगे होगा, अब हमारा आगे होगा 480x माइनस 480x प्लस 3840 बटा x² माइनस 8x बराबर 3। अब हम इनसे इनमें गुणा कर लेते हैं। ये तो हमारा कैंसिल हो गया माइनस प्लस से। अब हमारा बचा 3840 बराबर, इनसे इनमें गुणा करेंगे 3x² माइनस 3×8 = 24x। अब इधर हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो 3x² फिर 24x फिर माइनस 3840। अतः मेरा यही अभिष्ट समीकरण होगा। अतः अभिष्ट समीकरण बराबर, अतः अभिष्ट समीकरण बराबर 3 कोष्टक में x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो फिर हम लिखेंगे, ये हमारा गुणा में इधर जाएगा तो भाग में तो 0 हो जाएगा। x² माइनस 8x माइनस 1280 = 0। इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा हमारा, यही अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। फिर अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 4.2 में।